मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन, मैं एलिबेट जूनियर कॉलेज में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम इंटर फर्स्ट ईयर का आधुनिक गद्य भाग इसे चौथा पाठ है अपराजिता, इसके बारे में देखेंगे। इसके लेखक है गौरवपंत शिवानी। पहले ये लेखिका का परिचय देख। गौरवपंत हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार है। ये जो गौरवपंत है इन्होंने हिंदी के उपन्यास लिखने वाले हैं। वे शिवानी उपनाम से लिखा करती थी। इन्हें क्या है, ये निकनेम शिवानी वो नाम से इन्होंने लेखन करते थे। उनका जन्म सन 1923 में गुजरात के पास राजकोट शहर में हुआ था। इनका जन्म 1923 में गुजरात में राजकोट में हुआ था। शिवानी के पिता श्री अश्विनी कुमार पांडे राजकोट में स्थित राजकुमार कॉलेज के प्रिंसिपल थे। इनके पिताजी अश्विनी कुमार पांडे राजकोट के जो वहाँ पे कॉलेज है, राजकुमार नाम से कॉलेज है, वो कॉलेज के प्रिंसिपल थे, जो कालांतर में मनभंदर और रामपुर की रियासतों में दीवान भी रहे। और इन्हों मनभंदर और रामपुर जो रियासतें थे उसमें दीवान यानी अकाउंटेंट का काम भी करते थे। शिवानी के माता और पिता दोनों ही विद्वान, संगीत प्रेमी और कई भाषाओं के ज्ञात हैं। इनके जो पिताजी और इनके जो माताश्री दोनों भी विद्वान थे और संगीत के प्रेमी थे और अनेक भाषाओं की जानकारी भी इनको थी। शिवानी ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन से बीए किया। शिवानी पश्चिम बंगाल में जो शांति निकेतन कॉलेज है वहाँ से बीए किया। साहित्य और संगीत के प्रति एक गहरा रुझान शिवानी को अपने माता और पिता से ही मिला। साहित्य के बारे में और संगीत के बारे में एक गहरा संबंध उनके माता और पिता से मिला। शिवानी के पितामह संस्कृत के प्रखंड विद्वान पंडित हरिराम पांडे, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में धर्मोपदेश देते थे। क्या है, शिवानी के पिताजी पितामह यानी दादाजी संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे और पंडित हरिराम पांडे जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के में धर्म के बारे में उपदेश देते थे। महापना मदन मोहन मालवीय से उनकी गहरी मित्रता थी। मदन मोहन मालवीय जो है उनसे भी इनके जानकारी थी और गहरी दोस्ती थी। वे प्राय अल्मोड़ा तथा बनारस में रहते थे। हमेशा अल्मोड़ा यानी तो बनारस में रहते थे। अतः शिवानी का बचपन अपनी बड़ी बहन तथा भाई के साथ दादाजी के छत्र छाया में उक्त स्थानों पर बीता। अतः इसलिए शिवानी का बचपन पूरा उनके बड़े भाई बहन के साथ दादा दादाजी के छत्र छाया में, उनके साये में इनका जीवन गुजरा। शिवानी की किशोरावस्था शांति निकेतन में और युवावस्था अपने शिक्षाविद पति के साथ उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में बीती। क्या है, इनकी किशोरावस्था यानी बचपना पूरा शांति निकेतन में चला और युवावस्था यानी मिडिल एज में आने के बाद उनकी शिक्षा जो है उनके पति के साथ उत्तर प्रदेश में चला। उनका निधन सन 1902 में हुआ। इनकी मृत्यु 2003 में हुई। शिवानी की नामचीन रचनाएं इस प्रकार है: कृष्णावाली, कालिंदा, अतिथि, पूतों वाली, चल खुसरो घर अपने, स्मशान चंपा, मायापुरी, कांजा,
गेंदा, भैरवी, स्वयं सिद्धा, विषकन्या, रति विलाप, आकाश, चैरावती, यात्रिका, शिवानी की श्रेष्ठ कहानियाँ हैं। ये सब इनके एक मशहूर कहानियाँ हैं। और शिवानी की मशहूर कहानियों में झोरका, मृणमाला की हंसी, आमदेर शांतिनिकेतन, स्मृति कलश, वातायन, जालक, सुरंगमा, रीति विलाप, मेरा बेटा, तीसरा बेटा, सुनहा तात, ये अमर कहानी भारत सरकार ने इन्हें 1982 में उन्होंने हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। इतने सारे कहानियाँ वे लिखने से 1982 में भारत सरकार उनको पद्म भूषण से खिताब देके सत्कार किए। हिंदी साहित्य जगत में शिवानी एक ऐसी शिक्षापत रही जिनकी हिंदी, संस्कृत, गुजराती, बंगाली, उर्दू तथा अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ थी। इन्हों ऐसी जानकारी थी, इतनी पंडिती थी कि इतनी नॉलेज थी कि इसको हिंदी, संस्कृत, गुजराती, बंगाली, उर्दू और इंग्लिश ये सारे लैंग्वेजेस उनको आते थे। जो अपनी कृतियों में उत्तर भारत के कुमाऊं क्षेत्र में आसपास की लोक संस्कृति की झलक दिखलाने और किरदारों को बेमिसाल चरित्र चित्रण करने के लिए जानी गई। जो इनके जो कृतियाँ हैं, जो इनके लेखक रचनाएं हैं, ये सब संस्कृति में एक झलक दिखाने के लिए बेमिसाल कहानियाँ थी। इनकी अधिकतर कहानियाँ और उपन्यास नारी प्रधान रहे। इनके ज़्यादा से ज़्यादा कहानियाँ और उपन्यास नारी यानी स्त्री, लेडीज़ के लिए थे। इसमें उन्होंने नायिका के सौंदर्य और उसके चरित्र का वर्णन बड़े रोचक ढंग से किया है। इसमें जो कहानी में जो नायिका है उसका सौंदर्य यानी उसकी खूबसूरती और उसका चरित्र चित्रण, उसका कैरेक्टर एक अच्छे तरीके से निभाया है। अब अपन पाठ की ओर जाएंगे। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। क्या है, कभी कभी अचानक से अल्लाह ताला अपने को ऐसी चीज़ बता देता जो व्यक्तित्व से मिला देता, जो उससे इंसानियत से मिला देता, वो चीज़ अपने खुद ही से अपन देखने में और बहुत छोटी लगने लगती। हमें तब लगता है कि भले ही इस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात आकारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमने विच्छिन्न कर हमें उससे वांछित तो नहीं किया। क्या है, कभी कभी अपना अंतर्यामी यानी अपना दिल कहता है कि जीवन में ऐसे कारण दंडित कुछ पनिशमेंट ही अपने को मिल रहा। इसी तरीके से अपने अंग, अपने शरीर के जो हिस्से हैं इसमें विच्छिन्न कर यानी खुला करके, विच्छिन्न करके, हटा दे के इसे हमारे को वांछित नहीं किया है, हटा दे के अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं किया। फिर भी हमें से कौन ऐसा मानव है जो अपनी ही विपत्ति को कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। जो अपने में कौन सा इंसान है, कुछ परेशानियों के वक्त अपन खुशरवार सिर्फ भगवान को ठहरा करते, अपने को अपन खुशरवार नहीं मानते। अपन कुछ गलती करे तो भगवान के ऊपर दोष दे देते। मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी है जिसे विधाता ने कठोरमय दंड दिया है। मैं अभी यानी शिवानी ऐसी एक चीज़ देखी कि विधाता उसे
कठोर दंड दिया हुआ है, यानी पनिशमेंट दिया हुआ है, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झोल रही है, विधाता को कोसकर नहीं। लेकिन जो दंड जो विधाता जो अल्लाह ताला उसको पनिशमेंट दिया उसे उन्होंने खुशी से झोल रही, लेकिन भगवान को कभी भी नहीं कोस रही। उसकी कोठी का अहाता एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा था। जो उसकी कोठी बनी हुई है, जो घर बने हुआ है, वो घर एकदम हमारे बंगले से जुड़े हुआ था। अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती ही रह गई। अपनी शानदार कोठी से, अपने घर से पहली बार जो दंडित लड़की है उसको पहली बार उसे कार से उतरते हुए देखे और मैं आश्चर्य में पड़ गई। कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ ने उतरकर पिछली सीट से एक हवेली सीट से एक व्हील चेयर निकाल कर सामने रख दी और भीतर चली गई। वहाँ कार का डोर खुल गया। खुलने के बाद अचानक एक व्हील चेयर पे बैठ के उन्होंने वहाँ से चली गई। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपने निर्जीव निचले धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा और व्हील चेयर वहाँ रख दिए, चले गए। पीछे से यानी पीछे की डोर से एक लड़की अपने निर्जीव निचले धड़ से यानी धड़ पूरा पैरों का हिस्सा पूरा गिरे हुआ है, उससे फिर उन्होंने धीरे धीरे उतरी। फिर बैसाखी से ही व्हील चेयर तक पहुँचे, उसमें बैठ गई और जो लकड़ियों का सहारा है उससे व्हील चेयर तक पहुँची और वहाँ पे जाके व्हील चेयर में बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई और मेहनत करते हुए वो व्हील चेयर को खुद अपने हाथों से चलाते हुए उन्हें घर में चले गई। मैं फिर नियत समय पर उसका यह विचित्र आवागमन देखती और आश्चर्यचकित रह जाती और हर रोज़ मैं इस तरीके से उसको देखते रहती, हर सुबह शाम देखते रहती और आश्चर्य से उसे देखते रहती और खामोश हो जाते रहे, ठीक जैसे कोई मशीन बटन खटखटाती अपने काम किया चले जा रही हो। जैसे कि कोई मिशन को अपन बटन दबा दिए तो मिशन अपना काम अपना कर ले रही, वैसे ही ये लड़की भी स्वयं अपना काम अपन कर लेते हुए जा रही थी। धीरे धीरे मेरे उससे परिचय हुआ, धीरे धीरे उससे मैं दोस्ती कर ली, परिचय हुआ। कहानी सुना तो दंग रह गई। जो उसकी कहानी सुना रही थी, उसकी व्हीलचेयर की कहानी सुना रही थी, उसकी अंग वैकल्पिक की कहानी सुना रही थी, वो सुन के दंग रह गई। नियति के प्रत्येक कठोर आघात के अति अमानवीय धैर्य एवं साहस से झूलती वही बीते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। जो कहानी मैं सुनते रहे दंग रह गई। जो कठोर प्रयास करने के बाद यानी कठोर मेहनत करने के बाद अमानवीय धैर्य से यानी उसकी हिम्मत से, उसके साहस से वो सब झेलते हुए बीते भर की लड़की यानी एक छोटी सी लड़की मुझे किसी देवांगन के समान, कोई भगवान के समान मुझे लगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आँखों वाला वह गोरा उजाला वस्त्र से सज्जित लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े। क्या है जो मैं ये पंक्तियाँ आप लोगों को लिख रही, जो ये कहानी लिख रही, वो हर एक उदास आँखों वाला भी यानी आँखों की कमज़ोरी वाला भी, उजले वस्त्र से सज्जित लखनऊ में मेधावी युवक भी यानी हर एक लोग भी ये कहानी पढ़े, जिसे मैंने कुछ महापूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। जहाँ पे मैं ये लड़की को देख के आई थी वो कहानी है, आप लोग खुद पढ़िए। वो IAS की परीक्षा देने इलाहाबाद गया। वो क्या है, इलाहाबाद गए IAS एग्ज़ाम देने के लिए। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा कि गाड़ी चल पड़ी। क्या है, उन्होंने चाय पीने के लिए स्टेशन पे उतरा, जब तक गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन में
हाथ को कुल्हड़ सहित चटने का प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। उन्होंने क्या है, चलती हुई ट्रेन में चढ़ने के लिए गया और नीचे गिरा और उसका हाथ टूट गया। प्राण तो बच गए पर दायां हाथ चला गया। उसके प्राण तो बच गए, उन्हें तो जिंदा रह गया, जान तो बच गई, लेकिन दायां हाथ चले गया। उसी विच्छिन्न भुजा के साथ साथ धीरे धीरे वो मानसिक संतुलन भी खो बैठा। ये जो हाथ चले गया, वो हाथ की वजह से धीरे धीरे वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा और अब नूर मंजिल की शरण गया है। क्या है, पहले अपने ये दुख भुलाने के लिए नींद की गोलियां खा लेता था और सो जाता था। अब क्या है, एक मंजिल की ओर शरण लेने के लिए गया है। केवल एक हाथ होकर भी उसने हथियार डाल दिए। उसका एक हाथ गया, दूसरा हाथ तो है, लेकिन उसके ऊपर भी इन्हों हथियार यानी बेजार हो गए और अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। इधर चंद्रा, जिसका निश्चल धड़ है, निष्क्रमण मांसपेड़ मात्र, शांत उत्फुल्लित है। क्या है, इसका जो चंद्रा है, यहाँ पे चंद्रा जो है उसका निचला धड़ यानी कमर से नीचे का हिस्सा पूरा उसका चले गया हुआ है। चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं है। इतना होने के बावजूद भी उसके चेहरे के पर परेशानी कुछ नहीं है। बुद्धिप्त आंखों से आदमी उत्साह, प्रतिफल, प्रतिक्षण, भरपूर जीने की उत्कट जिजीविषा और फिर कौसी कौसी महत्वाकांक्षाएं। क्या है, उसमें हिम्मत हारने के अलावा हिम्मत से आगे बढ़ने के लिए, हर एक में तरक्की करने के लिए और कौन से ये चीज़ें पहचानने के लिए इसकी ख्वाहिश होती रहे। मैडम, आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर यही बताएंगे कि क्या वहां आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल जा सकेगी? मैडम यानी इनको बोल रहे हैं कौन? श्री चंद्रा। आप लखनऊ जाते ही रिसर्च सेंटर्स में जाके वहाँ पे पूछेंगे मुझे माइक्रोबायोलॉजी का जो विषय है उसके कुछ चीज़ें मिल सकते क्या? मैडम, आप कह रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट सेंटर में है। क्या है, आपके दामाद हवाई के ईस्ट सेंटर में है। क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर पूछ सकेंगे कि मुझे वहाँ की कोई फेलोशिप मिल सकती है? आप मेरा बायोडाटा वहाँ पे भेजिए और मुझे कुछ स्कॉलरशिप मिलती क्या? यहाँ कभी सामान्य से हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आने पर ही प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं जैसे विपत्ति का आकाश ही सिर पर टूट पड़ता है। और इधर यह लड़की है कि पूरा निश्चल धड़ सुन है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। क्या है, यहाँ पर देखिए कोई एक आदमी एक हड्डी टूट गया तो परेशान होता और उन्हें तो जिंदगी बर्बाद बोल के सोचते हुए रहता। लेकिन ये लड़की देखिए कि उसका नीचे का धड़ पूरा सोना सोना है, लेकिन फिर भी उसकी बोटी बोटी ऐसी फड़फड़ा रही कि कुछ करना है। आजकल वो IIT मद्रास में काम कर रही है। आजकल वो लड़की IIT में काम कर रही मद्रास में। जन्म के 18वें महीने में ही जिसका गर्दन से नीचे का पूरा शरीर पोलियो से निर्जीव कर दिया हो, इसने किस अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखा अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ली होगी। देखिए, इन्हों 18 महीने में थी, इसके गर्दन से नीचे का पूरा हिस्सा पूरा पोलियो से चले गया था, गिर गया था। फिर भी इसका ने कितनी हिम्मत है कि फिर उन्होंने डॉक्टरेट भी कर सक रही। मैडम, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी ना दे। आप तो देखती है मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है,
मैडम आप चाहती है मनी का सहारा भी ना दे, कोई सहारा भी ना दिए तो ऐसा, लेकिन आप तो देखते हैं मेरी माँ मेरी कार चलाती है सुबह सुबह, मैंने इसी से एक ऐसी कार का नक्शा बना कर दिया है जिससे मैं अपने पैरों का निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूंगी। मैं तो इनको ऐसे एक कार का नमूना बना के दी कि मेरे जो गिरे हुए पैर हैं उसमें भी एक जान भर गई, तो ऐसा अस्तित्व बना। ये देखिए मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपना संचालन कैसा सुगम बना लिया है। देखिए मैं ये अपनी जो प्रयोगशाला एक्सपेरिमेंट्स का जो है रिसर्च सेंटर है वहाँ पे मैं कैसा सुगम कितना आसानी से रास्ता बना लिया। मैं अपना सारा काम अपने स्वयं निपटा लेती हूँ, मेरा काम मैं अपनी खुद ही से निपटा लेती हूँ। उससे मुझे तस्वीरें दिखाई, जो भी है वहाँ पे फ़ोटोज़ जो भी है वो पूरे इनको बताए। समस्त सामग्री उसके हाथ में, हर एक सामग्री उसके हाथ में रखे हुई थी। पहुँच तक ऐसी धीरे थी कि निचल हिस्सा ऊपर उठाए बिना ही वह मनचाही सामग्री मेज पर उतार सकती है। जो भी नीचे की चीज़ अपना हिस्सा नीचे यानी कमर झुकाए बिना वो चीज़ ऊपर ला ले सकती, किंतु उसकी आज की इस पटुता के पीछे है एक सुधरी कठिन अभ्यास की यथानत भूमिका। क्या है इसके पीछे उसकी एक भूमिका, एक कोशिश, प्रयास करने की, अभ्यास करने की, कठिन प्रयास की भूमिका है। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, जो डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, उनके अल्फाज में, हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मानित रूप में नोबेल पुरस्कार पाने के ही विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इस पीएचडी के विषय में भी कह सकते हैं। क्या है, आज तक हम 2 जनों के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए सोचा था, लेकिन आजकल पीएचडी के लिए आप भी सोच सकते हैं। देखा जाए तो यह डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा और उसकी अद्भुत सहानी जननी श्रीमती डॉक्टर सुब्रमण्यम को, क्या है, इनके साथ ये डॉक्टरेट के साथ डॉक्टरेट सिर्फ श्री चंद्रा को नहीं, उनके जननी यानी उनकी माताश्री श्रीमती सुब्रमण्यम को भी पहुंचना चाहिए। 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की और इस साधना का सुखद अंत हुआ 1976 में, जब चंद्रा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में। 25 साल तक कठिन, सुब्रमण्यम के 25 साल तक ये इस महिला के पीछे थे, इनके साथ साथ रह के इनकी कठिन साधना में, इनकी कठिन मेहनत में साथ देते गए और आखिरकार 1976 में चंद्रा को डॉक्टरेट का अवार्ड मिला माइक्रोबायोलॉजी में। अपंग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाले डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय है। क्या है, अपंग यानी फिजिकल हैंडीकैप में स्त्री या पुरुषों में सबसे पहले डॉक्टरेट अवार्ड लेने वाली प्रथम भारतीय श्री चंद्रा है। जब हमें सामान्य ज्वर के चौथे दिन पक्षपात हुआ तो गर्दन के नीचे हिस्सा सर्वांग अचल हो गया। जब हमें यानी डॉक्टर चंद्रा को चौथे दिन तक बुखार आया था, उसके बाद धीरे धीरे गर्दन का हिस्सा नीचे अपंग होते गया। भारतीय होकर हमने इस बड़े से बड़े डॉक्टर को देखिए, अपन भारतीय होते हुए भी ये बड़े से डॉक्टर श्री चंद्रा को देखिए। सब ने एक स्वर से कहा, आप व्यर्थ पैसा बर्बाद मत कीजिए। सब डॉक्टर भी ऐसा बोलते गए कि आप बेकारी से पैसा खर्चा मत किए, आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी। आपकी जो ये लड़की है सिर्फ गर्दन हिला सकती और कुछ नहीं कर सकती। संसार की कोई भी शक्ति इसे
रोग मुक्त नहीं कर सकती है। क्या है, संसार में, दुनिया में कौन सी भी शक्ति, कौन सा भी डॉक्टर इसे रोग से नहीं हटा सकता। सहस्र श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया। अब इतनी बात सुनने के बाद कोई भी माता का कंठ, माता तो रोने लगती और इन्हों रोने लगी। फिर वे धीमे स्वर में मुझे बताने लगी, मेरे गर्भ में तक इसका भाई आ गया था, और क्या है, इसके पेट में इसका भाई, छोटा सा भाई भी, यानी फिर लड़का होने वाला था। इस भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से ये नहीं कहा कि प्रभु इसे उठा ले। इतना होने के बावजूद भी मैं कभी भी भगवान से ये प्रार्थना नहीं की कि ये लड़की को उठा ले। इसके इस जीवन से तो मौत ही भली है। जो गर्दन से पूरा नीचे का धड़ गिरे हुआ है, ऐसी जिंदगी से तो इसकी मौत भली है। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख मांगती रही। मैं हर हमेशा इसकी जिंदगी की भीख मांग रही थी, लेकिन इसको मरने के लिए नहीं भीख मांग रही थी, लेकिन इसकी जिंदगी के लिए, इसे बचाने के लिए, इसको हर एक दम पाने के लिए भीख मांग ली थी। कंबल सिर हिलाकर ये इधर उधर देख भर सकती थी। क्या है, इन्हें सिर हिला के खाली इधर उधर देख सकती थी। ना हाथों में गति थी, ना पैरों में। फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। ना इसके हाथों में ताकत नहीं थी, ना पैरों में ताकत नहीं थी, फिर भी मैं इसके पर भरोसा नहीं छोड़ी। एक आर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी, वहीं ले गई। एक आर्थोपेडिक सर्जन यानी हड्डियों के डॉक्टर की एक उसके बारे में मैं सुनी थी, मैं वहाँ पे ले गई। 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं ही उसके ऊपर गढ़ में गति आ गई। क्या है, 1 साल इसका इलाज चला। उसके बाद एक दिन धीरे धीरे उसमें थोड़ी सी हरकत आ गई, हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी, हाथ हिलने लगे और उंगलियों से इशारा करने लगी। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दिया। जो जिस्म पूरा गिरे हुआ है उसको एक सहारा देते हुए उसे बिठाना सिखा दिया। 5 वर्ष की हुई तो माँ ही इसका स्कूल बनी। 5 साल की हो गई तो माताश्री घर में बैठ के उसको पढ़ाना सीखे। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने फिर मुझे चमत्कृत कर दिया। जो इसकी जो मेधावी, इसका जो नॉलेज है वो मुझे और चमत्कृत कर दिया और आगे बढ़ाने की कोशिश में कर दिया। सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर निजे ऊपर बैठ गई। जो सरस्वती है, जो पढ़ाई की लक्ष्मी है, उन्होंने खुद यहाँ पे आके बैठ गई थी। बेंगलोर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाने में मुझे कॉन्वेंट द्वारा पर लगभग धरना ही देना पड़ा। जो वहाँ पे बेंगलोर में प्रसिद्ध माउंट कार्मेल है, उसमें इसे दाखिला दिलाने के लिए मुझे वहाँ पे धरना भी देना पड़ा। नहीं मिसेस सुब्रमण्यम, मदर ने कहा। वहाँ के मदर यानी वो कॉन्वेंट के जो पढ़ाने वाले हैं, उन्होंने मदर ने कहा, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए, आपकी पुत्री की व्हील चेयर लेकर कौन पूरे क्लासरूम में घूमता फिरेगा। आप सोचिए, आपकी पुत्री तो चलने का फिरने नहीं आती, उसकी व्हील चेयर लेके पूरे क्लास कौन घूमते रहेंगे। आप चिंता ना करें मदर, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। आप इसके बारे में मत सोचिए, मैं हमेशा मेरी लड़की के साथ रहूंगी और पूरी कक्षा में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रम में ही स्वयं कराती। क्या है, हर एक क्लास में भी ये व्हील चेयर लेके लड़की को बिठा लेके हर एक क्लास में जाती थी। पीरियड दर पीरियड इसके पीछे खड़ी रहती। हर पीरियड में कहाँ पे लेके जाना, कैसा लेके जाना, इसके पीछे रहती थी। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंदा ने स्वर्ण पदक जीते और एग्जाम्स हुए, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिए। बीएससी किया, प्राण शास्त्र में
एमएससी में प्रथम स्थान प्राप्त किया और बेंगलुरु में प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की। क्या है, इन्होंने बीएससी भी कर लिए और प्राण शास्त्र में एमएससी भी कर लिए और उसके बाद बेंगलुरु के प्रख्यात इंस्टीट्यूट में, मशहूर इंस्टीट्यूट में, साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपनी सीट के लिए अर्जी कर लिए, यानी एप्लीकेशन दिए। केवल अपनी निष्ठा, धैर्य एवं साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठानी के निर्देश में शेष कार्य किया। क्या है, 5 साल तक अपनी धैर्य से, अपनी हिम्मत से, अपने साहस से प्रोफेसर सेठना के पास शोध कार्य, यानी जो पीएचडी करने के लिए जो कार्य करना है वो कार्य इन्होंने करें। इस बीच माता पिता से पेंसिल्वानिया से व्हील चेयर मंगवा दी। क्या है, फिर इन्होंने माता पिता से क्या है, एक व्हील चेयर मंगा दी जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घूम सकती थी। क्या है, ये व्हील चेयर लेके इन्होंने प्रयोगशाला में, जहाँ पे लैब है वो लैब में आसानी से घूम सकती थी। लेदर जैकेट के कठिन जिरहा बख्तर में कसी हुई हंसमुख लड़की को देख मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे रण संगा की स्मरण हो आता है। जो ये लड़की जो हंसमुख लड़की है उसको देख के जो रण में यानी लड़ाई में जो राणा संगा जो स्मरण उसकी याद आ रही, जैसे कि डट के उन्होंने लड़ने के लिए गए थे। क्षत विक्षत शरीर में घावों को असंख्य छिन्न किंतु आभा मंडित भावी मुद्रा, अपने शरीर में छोटे छोटे अल्पसंख्यक घाव यानी पूरा जिस्म तो गिरे हुआ है, इससे भी इसके भविष्य की मुद्रा। मैडम आप तो लिखती है, मेरी ये कविताएं देखिए, कुछ दम है क्या इनमें? मैडम यानी शिवानी जी, आप तो लेखिका हैं, लिखते हैं, कुछ कविताएं मेरे पास है, उसमें कुछ दम है क्या, ये भी देखिए। मैंने जब वे कविताएं देखी तो आंखें भर आई। जब उसके ये कविताएं देखे तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आने पाई, वो अनजान ही उसकी कविता में झलक आई थी। जो उदासी है उसके चेहरे पे तो नहीं आई, लेकिन उसके कविता में थोड़ी झलक दिखी। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाई। उसके बाद उन्होंने जो बुनाई वो ये करी, उसके भी सुंदर नमूने बनाए। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैरों का भी काम करते हो। दोनों हाथ क्या है, दोनों पैरों के वैसा भी काम कर रहे थे। निरंतर मशीनी खटखटा में चलते रहते हैं। जो मिशना है खटखट करते हुए हमेशा चलते हुए रहते हैं, वैसा इन्हों भी चलते हुए रहती थी। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्सकुलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। क्या है, जर्मन में माता और पुत्री दोनों भी मैक्सकुलर भवन से विशेष योग्यता, एक अच्छी योग्यता हासिल करें और वो एग्ज़ाम में पास हो गए। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वह प्रथम अपंग बालिका थी। जो राष्ट्रपति से स्वर्ण कार्ड पाने वाली ये अपंग लड़की पहली बार थी। यही नहीं, भारतीय एवं पाश्चात्य संगीत दोनों में उसकी समान रुचि है। इसके अलावा पश्चिम संगीत में भी, पाश्चात्य संगीत में भी, दोनों में भी उसका रुचि है। अपने एल्बम को अपनी निर्जीवी टांगों पर रखकर मुझे अपने चित्र दिखाने लगी। जो उसका एल्बम है उसे अपने पैरों पर रख के ये पिक्चर्स दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी। डॉक्टर चंद्र राष्ट्रपति को सलामी देते हुए बालिका चंद्र और व्हीलचेयर में लेदर जैकेट में जकड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपनी
डॉक्टरेट ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा। क्या है ये पुरस्कारों के वक्त प्रधानमंत्री के साथ हंसते बोलते हुए ये पुरस्कार लेना और राष्ट्रपति के साथ व्हीलचेयर के पर जाके एक डॉक्टरेट का अवार्ड लेना, ये सब उसमें फोटोज में दिखाते हुए थी। मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं, मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर मेरी वर्जीव के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। क्या है, मैं अपंग डॉक्टर मेरी वर्जीव का एक जीवनी भी मैं पढ़ चुकी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। क्या है, एग्ज़ाम में एमबीबीएस के एंट्रेंस में भी उन्होंने स्थान प्राप्त करें, लेकिन मेडिकल में उसको प्रवेश नहीं मिला। कहा गया मेरा निचल धड़ निर्जीव है। क्या है, मेरा नीचे का हिस्सा पूरा निर्जीव है, चलने फिरने के लायक नहीं है। मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी, मैं एक डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी। किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में मुझे यह कहने में रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने जीवन विज्ञान के प्रगति में महान योगदान दिया है। क्या है, डॉक्टर चंद्रा जो प्रोफेसर है उन्होंने अपने शब्दों में बिना हिचकिचाए कि विज्ञान में यानी साइंस में चंद्रा के योगदान बहुत बड़ा है। चिकित्सा ने जो खोया है वो विज्ञान ने पाया है, डॉक्टरेट में जो खोया है वो साइंटिस्ट में उन्होंने पाया है। चंद्रा के एल्बम के अंतिम पुष्प में है उसकी जननी का बड़ा सा चित्र, जिसमें वे जो जैसे बेंगलुरु द्वारा प्रथम एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही है। और आखिरी में एक आखिरी के पेज पे उनके माता की जननी का उनके माता का एक बड़ा फिगर है, फोटो है, जिसमें बेंगलुरु में विशिष्ट पुरस्कार उन्होंने ग्रहण करी थी। वो था वीर जननी का पुरस्कार। वो पुरस्कार वीर जननी का था। बहुत बड़ी उदास आंखें जिसमें स्वयं माँ की व्यथा भी है और पुत्री की भी। उसमें जो माँ की व्यथा यानी माँ जितनी परेशान होके जितना खोके कितना धैर्य खोके उन्हें इसे आके लेके पड़ी और पुत्री भी उतनी ही हिम्मत से काम करी थी। अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की। अपने हर एक काम को त्याग करके सैक्रिफाई करके ये लड़की की यानी डॉक्टर चंद्री की एक छाया बन के उन्हें घूम रही थी। पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती जननी की व्यथा। नाक के दोनों ओर हीरे के दो जगमगाती लोगों, अंधेरे पर विजय का उल्लास, जुड़े में पुष्पवाणी। क्या है, इन्हों हमेशा इसको व्हील के सहारे इसको लेके घूमते हुए दोनों नाकों में हीरों के जगमगाते हुए हीरे थे और पुष्प थे। मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी जैसे गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता भी है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। जो शारदा सुब्रमण्य जो डॉक्टर चंद्रा की माँ, उनके शब्दों में क्या है, तो ईश्वर एक रास्ता बंद कर देता लेकिन उसके लिए दूसरा रास्ता तो खुला देता। ये आज का पाठ था, यहाँ पे ये पाठ समाप्त हो गया।